नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसटी सेगमेंट चेंजेस एंड टी वेव एबनॉर्मेलिटीज़। तो एसटी सेगमेंट हमारे पास क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के अर्ली फेज़ को। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले या स्टार्ट हो ही होती है बिल्कुल, तो वो एसटी सेगमेंट को शो करता है। अब एसटी सेगमेंट से हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास होती है क्यूआरएस वेव होती है। ठीक है, ये इस तरह से अभी तक नॉर्मल है लेकिन क्यूआरएस वेव होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्यूआरएस, उसके बाद टी वेव बनती है। ठीक है, तो क्यूआरएस के बाद एस से लेकर टी तक हमारे पास जो ये बनता है वो एसटी सेगमेंट होता है। अब इस एसटी सेगमेंट की नॉर्मेलिटीज़ की डिफरेंट जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं। जैसे एसटी एलिवेशन है तो वो अगर एनस्टेमी में है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्यूट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, उसकी वजह से एमआई होगा, तो स्टेमी में हमें एसटी एलिवेशन मिलेगी। ठीक है, जैसे ये अब एसटी एलिवेशन है स्टेमी में। ठीक है, अब ये हमारे पास क्यूआरएस था। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे जाके यहाँ पे टी वेव, ये आ गई टी वेव। ठीक है, अब इसने बिल्कुल यहाँ पे नीचे होना था और इसको बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए था और फिर टी वेव तक, लेकिन यहाँ से ये नीचे आने की वजह ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये एसटी सेगमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए था, ये इसकी एलिवेशन हो रही है स्टेमी में। ठीक हो गया, एसटी एलिवेशन एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस होता है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम की वजह से होगा। और डिफ्यूज़ एसटी एलिवेशन होती है, इसमें पीआर सेगमेंट डिप्रेशन भी होती है। तो पेरिकार्डाइटिस के लिए जो हमारे पास है वो ये वाला हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, इसमें अब अगर देखें तो ये हमारे पास कनकेव सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वाइड स्प्रेड एलिवेशन होती है यहाँ पे। ये सारे जो रेड से शो किए हुए हैं ये सारी एसटी एलिवेशन है। ठीक है, ये वाली सारी। उसके अलावा इसमें जो दूसरी कंडीशन थी पीआर सेगमेंट डिप्रेशन भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसटी डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एनस्टेमी में होगा, जहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो है। सॉरी, वो कंडीशन रहेगी अर्ली रिपोलराइजेशन की। अब जो अर्ली रिपोलराइजेशन है ये यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में होगी, और ये ज़्यादातर इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि जी एसटी एलिवेशन बहुत ज़्यादा हमें शो हो रही है तो वो एमआई की वजह से होगी, लेकिन ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, ये अर्ली रिपोलराइजेशन वाली है और ये एमआई वाली है, इसमें इतनी ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। ठीक है, अगर होगी भी तो वो इस तरह से होगी एलिवेटेड, इस तरह से। ठीक है, ये स्कूप के शेप की बनती है, जैसे स्कूप होता है ना एक, उस शेप की बनती है जो कि अर्ली रिपोलराइजेशन की वजह से होगी। ठीक है, इसमें स्कूपिंग एसटी एलिवेशन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है एनस्टेमी है अगर। ठीक है, तो इसमें एसटी डिप्रेशन होगा जो कि रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स की वजह से होगा। ठीक है, उसके अलावा डिजिटलिस इफेक्ट की वजह से भी एसटी डिप्रेशन होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से भी। जैसे अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास। ठीक है, अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था और ये टी वेव है, इसके दरमियान में जो एसटी सेगमेंट होना था ये उसकी डिप्रेशन हो रही है। ठीक है, ये एनस्टेमी की वजह से। इसे मैं एडिट कर रही थी, थोड़ी उल्टी एडिट होगी मुझसे। ये इस तरह से हो गया हमारे पास डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से जो एसटी डिप्रेशन होगा। ये हमारे पास पी वेव होती है, इसी में क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, और ये हमारे पास टी वेव होती है। ठीक है, और ये जो एस और टी के बीच का सेगमेंट होता है इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एसटी डिप्रेशन हो रहा है हमारे पास डाइजॉक्सिन की वजह से। इसके बाद हमने देखना है टी वेव के बारे में। ठीक है, तो अब टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती है। अब टी वेव की इन्वर्जन भी हो सकती है, पीक टी वेव्स भी आ सकती हैं और फ्लैटेंड टी वेव्स भी आ सकती हैं। इनकी डिफरेंट हमारे पास रीजंस होती हैं, जैसे एमआई, ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से टी वेव इन्वर्जन होगी, पीक टी वेव्स होंगी हाइपरकलीमिया, और फ्लैटेंड टी वेव्स होंगी हाइपोकलीमिया की वजह से। अब अगर इन्हें देख लें तो ये हमारे पास। ठीक है, अब ये टी वेव इन्वर्जन हो रही है एमआई की वजह से। उसके बाद ये पीक टी वेव है, देखें अगर तो हमें पता चलेगा कि ये क्यूआरएस से भी ऊपर की भी है। ठीक है, तो ये हाइपरकलीमिया की वजह से होगा, और ये बिल्कुल फ्लैटेंड टी वेव है और इसके साथ कभी कभी यू वेव अपीयर हो जाती है। ठीक है, फ्लैटेंड टी वेव होगी ना तो साथ में यू वेव अक्सर हमें ईसीजी में मिलती है, और ये हाइपोकलीमिया की वजह से होगी। अब ईसीजी की रीडिंग की हम अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये एसटी जो सेगमेंट है या हमारे पास टी वेव्स हैं, अगर इनकी नॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं तो वो डायग्नोसिस में भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जैसे या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या पेरिकार्डियल डिजीज़, ये सब डिजीज़ में के जल्दी हमारे पास जो है वो
डायग्नोज हो सकते हैं। इनकी वजह से जो डेथ्स होनी थी वो कंट्रोल हो सकती हैं। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है ना, और आगे वाले 3-4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायग्नोसिस के से रिलेटेड ही हैं। अब डायग्नोसिस में ना हमने डायग्नोस करने के लिए कोई भी डिजीज़ हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो हमें प्रॉपर हिस्ट्री की ज़रूरत होती है कि हम प्रॉपर हिस्ट्री लें पेशेंट से। उसके बाद जो उसके साइन सिम्टम्स या रिस्क फैक्टर्स हैं वो देखें, या फिर उसके बाद कोई उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं वो देखें। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करें तो हमारे पास डायग्नोसिस कंफर्म होता है। ठीक है। अब अगर हाइपर टेंशन का डायग्नोसिस है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 होता है। ठीक है। एलिवेटेड होगा 120 से 129 तक अगर चला जाता है। उसके बाद स्टेज 1 होगा जब 130 to 139/80 से 89 तक होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। उसके अलावा टाइप्स की अगर देखें तो वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसका कोई नोन काज नहीं होता हाइपरटेंशन को, और सेकेंडरी वो जिसका कोई रीज़न होता है, अंडरलाइंग कॉज होती है जो कि हाइपरटेंशन करा रही होती है, जैसे कि किडनी डिसऑर्डर है। जिस तरह अब हम देखेंगे सबसे पहले पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स। ठीक है। अगर कोई हाइपरटेंशन का है पेशेंट तो उसके डायग्नोसिस में हम पहले रिस्क फैक्टर देखेंगे कि एज, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाई सॉल्ट इनटेक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ मेलाइटिस है पहले से, तो इन सब कंडीशन में हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये सब कंडीशन होंगी तो हम एक फ़र्स्ट क्लू ये हमें मिल जाएगा कि हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद सिम्टम्स देखते हैं। हाइपरटेंशन को साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, लेकिन वो जो पॉसिबल सिम्टम्स आ सकते हैं वो हो सकते हैं हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, पाल्पिटेशंस, फटीग। ठीक है। इस तरह के कोई सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लड विजन भी हो सकता है। उसके बाद अब ये रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए। उसके बाद प्रॉपर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करनी है, जिसमें पेशेंट को रेस्ट करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसके बाजू को हार्ट लेवल पे, उसी के हार्ट लेवल पे लाना है। कफ साइज़ करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दोनों आर्म्स का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, 2 रीडिंग्स लेंगे और उनका एवरेज लेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ देख लें हाइपरटेंशन की। अगर रीनल कॉज हो सकती है, जैसे कि अब ये स्कैंड्री वाले की, ठीक है, स्कैंड्री की अंडरलाइन कॉज थी ना, तो वो रीनल अगर कॉज है तो क्रोनिक किडनी डिजीज़, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। कोई एंडोक्राइन कॉजेज़ हैं तो फियोक्रोमोसाइटोमा, कोई थायराइड डिसऑर्डर्स, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। ड्रग्स जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव जैसे स्टीरॉइड्स, इनकी वजह से भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब जो हाइपरटेंशन की वजह से जो ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं वो हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, आइज़ हैं। अब हमने रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए, प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट भी कर ली हमने। ठीक है। कॉजेज़ भी देख लिए। अब हिस्ट्री वगैरह एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए हम कंफर्म करेंगे हाइपरटेंशन को, जिसमें बीपी की मेजरमेंट होगी ऑन रेगुलर इंटरवल्स। उसके बाद ईसीजी करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज करा सकते हैं। डायग्नोसिस कंफर्म के लिए मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं डिफरेंट डेज़ पे ब्लड प्रेशर की, और एवरेज बीपी कैलकुलेशन करते हैं। अब जो हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, एमआई या फिर रेटिनोपैथी हो सकती है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस डायग्नोसिस की क्या है कि अगर हाइपरटेंशन का अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑर्गन डैमेज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास हार्ट फेलियर डायग्नोसिस। अब हार्ट फेलियर सिंपल भी देख सकते हैं, कुछ जनरल सिम्टम्स भी, लेकिन अगर अलग-अलग देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक के हमारे पास सिम्टम्स, हिस्ट्री, सब कुछ डिफरेंट है, इन्वेस्टिगेशंस डिफरेंट है। अब अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर है, ठीक है, इस तरह से हमने डायग्नोसिस करना है ना, तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, इन्हीं स्टेप से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। तो सबसे पहले लेफ़्ट हार्ट फेलियर है अगर, तो इसकी हिस्ट्री में पेशेंट से हमें डिस्निया का पता चलेगा, ऑर्थोपनिया, पीएनडी, फटीग, वीकनेस, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, उसके अलावा ड्राई कफ और फ्रोथी स्पूटम। ठीक है। ये सारे हमारे पास हिस्ट्री पेशेंट आपको बताएगा इन सब चीज़ों के बारे में अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर है। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन में आपको टेकेपिया मिलेगा, एसेसरी मसल्स पेशेंट यूज़ कर रहा है ये पता चलेगा, पॉसिबल साइनोसिस भी हो सकती है तो साइनोसिस के लिए भी चेक करेंगे। और पेशेंट ट्राइपॉड पोजीशन में बैठेगा, इसमें उसके लिए थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन होती है। इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन करेंगे तो उसमें हमें एपिक्स बीट डिस्प्लेस मिलेगी और टैकीकार्डिया भी हो सकता है। पाल्पेशन के बाद स्कल्टेशन करनी होती है तो लंग्स में क्रेपिटेशंस मिलेंगी हमें। उसके अलावा एस्ट्री गैलप भी मिल सकता है, और अगर हमारे पास वेल्वुलर डिजीज़ है तो मर्मर्स भी हमें मिल सकते हैं। अब इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें हमें पल्मोनरी कंजेस्शन या फिर कार्डियोमाइगली मिल सकती है। ईसीजी करेंगे जिससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और इस्कीमिया का पता चलेगा। इको करेंगे जिससे रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन का पता चलेगा। और बीएनपी एंटीप्रो बीएनपी एलिवेटेड होगा जो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर में एलिवेटेड होता है। तो इस तरह हिस्ट्री, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन से हमने
लेफ़्ट हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया। राइट हार्ट फेलियर में आ जाए तो इसकी हिस्ट्री में हमें पेशेंट से पेरिफेरल एडिमा का पता चलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पता चलेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट का, वेट गेन का और फटीग का। इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो हमें पेडल एडिमा मिलेगा, पाँव के पास बिल्कुल एडिमा मिलेगा, उसके बाद एसाइटिस मिलेगा, मतलब एब्डोमिनल फ्लूइड एक्युमुलेशन है, जेवीपी रेज्ड होगी, हेपेटिक एनलार्जमेंट होगी। सारे राइट हार्ट के जो हमारे पास राइट हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं इंस्पेक्शन में हमें मिलेंगे। उसके बाद पल्पेशन करेंगे तो उसमें हेपेटोमेगली होगी, लिवर, उसके अलावा टेंडर होगा और पिटिंग एडिमा होगा लंग्स में, लेग्स में। अस्कल्टेशन करेंगे उसके बाद तो लंग्स की करेंगे तो क्लियर होगा क्योंकि वो इफेक्टेड होते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर में। उसके अलावा ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन मरमर सुनाई दे सकता है। इन्वेस्टिगेशंस अब राइट हार्ट फेलियर के लिए इको कराएंगे तो राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन मिलेगा। अल्ट्रासाउंड कराएंगे एब्डोमेन का क्योंकि हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि लिवर था तो वो हमारे पास इसमें इफेक्ट हो रहा था। उसके अलावा एसाइटिस है। ईसीजी कराएंगे तो राइट हार्ट स्ट्रेन उसमें होगा। अब अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ये दोनों की हिस्ट्री कंबाइंड होगी इसमें, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर राइट हार्ट फेलियर कंबाइंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एलिवेटेड जेबीपी, उसके बाद पेडल एडिमा, टिकिपनिया, इसके इंस्पेक्शन पे होगा। उसके अलावा पल्पेट करेंगे तो हेपेटोमेगली भी मिलेगी और डिस्प्लेस्ड एपिक स्पीड भी मिलेगी। लंग क्रैकल्स भी मिलेंगे और एस्ट्री गैलप भी मिलेगा। इन्वेस्टिगेशंस में हम इको कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उसके अलावा बीएनपी भी एलिवेटेड होगा। अब एक्यूट हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो एक्यूट है, फ़ौरन हो गया। इसमें हम कोई इस तरह से ख़ास हिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि हिस्ट्री तो उस कंडीशन की होती है जो हमारे पास प्रोलॉन्ग चल रही हो। एक्यूट कंडीशन में भी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसमें भी होगी, लेकिन इस तरह से नहीं होगी कि एडिमा डेवलप हुआ होगा या इस तरह का नहीं, क्योंकि एक्यूट है, ठीक है। तो इसमें हम इंस्पेक्शन या पाल्पेशन एस्केलेशन या हम इसमें साइंस सिम्टम्स और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर सिम्टम्स इसमें सडन और सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाएगी पेशेंट में, ठीक है। पिंक फ्रॉथी स्पूटम होगा, एक्सट्रीम एंग्जाइटी होगी और सीवियर पल्मोनरी एडिमा होगा। साइंस में टिकिपनिया, हाइपोक्सिया, डिफ्यूज लंग क्रैकर्स होंगे, साइनोसिस होगा। इन्वेस्टिगेशन इसमें हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। ईसीजी करेंगे, इस्कीमिया और एरिथमियाज कंफर्म हो जाएंगे और इसमें एबीजीज कराएंगे क्योंकि हाइपोक्सिया हो सकता है इसमें, ठीक है, तो हाइपोक्सिया देखने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि हार्ट सही से ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट से आउटपुट हाई ही है, लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है कि हार्ट जितना भी अपनी तरफ से कर ले, बॉडी की नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही। अब इसमें जो हिस्ट्री होगी वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की है, फटीग की, पल्पेशंस की, वार्म फ्लैश स्किन होती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है। उसके अलावा इसकी इंस्पेक्शन में हमें वार्म एक्सट्रीमिटीज़ तो नहीं, इसके अलावा हमें पेरिफेरल एडिमा मिलेगा, ठीक है। ये सारी जो कंडीशन है ये हमें पल्पेशन में मिलेंगी, ठीक है। जैसे बाउंडिंग पल्सेस है, हाइपरडायनामिक एपिक स्पीड है, वार्म एक्सट्रीमिटीज़ है, बाउंडिंग पल्स है, टैकीकार्डिया है, ठीक है, ये पल्पेशन में से मिलेगा। उसके बाद ऑस्कल्टेशन है, तो ऑस्कल्टेशन में टैकीकार्डिया, पॉसिबल एसिड गैलप होता है और कभी कभार सिस्टोलिक मरमर भी हो सकता है अगर इंक्रीज्ड फ्लो हो। इन्वेस्टिगेशंस, अब जिन कंडीशंस की वजह से हमारे पास हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो रहा है, जैसे एनीमिया है, हाइपरथायराइडिज्म है, जिन कंडीशन की वजह से भी बॉडी की नीड इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो सीबीसी करेंगे तो एनीमिया का पता चलेगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म है अगर तो उसका पता चलेगा। इको कराएंगे तो हाई कार्डिक आउटपुट, हमें पता चलेगा कि कार्डिक आउटपुट हार्ट से हाई ही है। उसके बाद बीएनपी एलिवेट हो सकता है। इसकी जो हमारे पास कॉजेज़ हैं वो सीवियर एनीमिया है, हाइपरथायराइडिज्म है, एवी फिस्टुला हो सकता है, बेरी जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसमें भी। उसके अलावा पैजिट डिजीज़ ऑफ बोन, सेप्सिस या फिर प्रेगनेंसी में भी। इसके अलावा एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, तो ये सिविरिटी की बेसिस पे होती है। इसको कहते हैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसमें 4 क्लासेस होती हैं। अगर तो फिज़िकल एक्टिविटी पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब बहुत आराम से सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये क्लास 1 होगी। अगर डेली एक्टिविटीज़ पे या फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे माइल्ड लिमिटेशन है, मतलब थोड़ा बहुत चलो काम बंदा कर रहा है लेकिन कभी कभार नहीं कर पाता, तो वो क्लास 2 होगी हार्ट फेलियर। अगर मार्क लिमिटेशन है कि कोई भी काम करने से, थोड़ा सा भी काम करने से आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है, तो वो 3 है, क्लास 3। और अगर एट रेस्ट भी सिम्टम्स हैं तो फिर वो हमारे पास क्लास 4 होती है। अब जो हमने डायग्नोसिस किया, अगर डायग्नोसिस ना होता, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती थी। क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती थी? इनमें से किसी भी फेलियर की वजह से एरिथमिया डेवलप हो सकती थी, कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो सकता था और रीनल फेलियर भी हो सकता है।
प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करनी होती है, एज ऑफ पेशेंट पे, कोमॉर्बिडिटीज़ और रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, इन सब पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्रोग्नोसिस है।